हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके ई2 क्लासेस में। और जैसा कि आप लोगों को पता था, हम लोग साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हम लोगों ने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, एसिड्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग लेक्चर 2 लेके आए हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का, जहां पे हम लोग एसिड्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे और साथ में हम लोग बेस के बारे में भी बात करेंगे कि बेसिस भी क्या होते हैं। तो अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने भी पहला लेक्चर नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वहां भी जाके पहला लेक्चर को देख सकते हो। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो अब हम लोग बच्चों आपके सामने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों ने तो पढ़ा होगा या आप लोग जानते होंगे कि जो एसिड्स होता है वो क्या होता है, सोर इन टेस्ट होता है, मतलब वो खाने में हम लोगों को खट्टा लगता है। ठीक है, अब वो एसिड्स आप बोलोगे एसिड्स कैसे खा सकते हैं, तो वीक एसिड्स आप खा सकते हैं। बात समझ में आया, जो कि क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक एसिड्स आप लोग इजीली खा सकते हो। तो अब जैसे वीक एसिड्स हो गए, जैसे आप लेमन क्या होता है, वो भी उसमें भी एसिड पाया जाता है, मिल्क उसमें भी एसिड है, और टोमेटो उसमें भी एसिड है। तो वो सब आपको क्या लगे, खट्टे लगते हैं। ठीक है, तो दरअसल क्या होता है, एसिड्स हैव जनरली सोर टेस्ट। एसिड्स के जो टेस्ट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, थोड़े से खट्टे होते हैं। खट्टे थोड़े से नहीं, मतलब खट्टे होते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्या है कि जब भी आप इसको डिसॉल्व करोगे ना, ठीक है, जब भी आप एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करोगे ना, तो आपको पता है एसिड जब भी वाटर में डिसॉल्व होता है ना, तो वो H+ आयंस रिलीज करता है। बात समझ में। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम लोग एसिड्स को डिसॉल्व करते हैं वो आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, और वो आयंस क्यों होते हैं, वो आयंस क्या होते हैं, तो वो H+ आयंस होते हैं। क्लियर है बात आप सभी को। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब सीधा सा बात है, एसिड जब आयन रिलीज कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करवाएंगे। मतलब आप जब एसिड्स के जो सॉल्यूशन अगर आप उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी करंट इजीली पास हो जाएगा। बात समझ में आया, क्यों, क्योंकि वो आयंस फॉर्म करता है, और आयंस को पता होगा आपको कि आयंस के पास चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस, तो उससे इजीली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाता है। ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं कि जब भी अब एक सॉल्यूशन आप लोग को दे दिया जाए और बताया जाए कि वो एसिड्स है या बेस है, तो दरअसल आप देख लो कि अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है तो वो सॉल्यूशन क्या है, एसिड्स है। इसका मतलब है कि जो एसिड्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो लिटमस पेपर को रेड शो करवाते हैं। ठीक है, अब अगर वो पर्पल लिटमस पेपर हो गया तो आप उसको क्या करोगे, मतलब वो आपको रेड कलर शो करवाएंगे, कौन, एसिड्स। समझ में आया। तो चाहे वो पर्पल सॉल्यूशन हो या चाहे वो ब्लू लिटमस पेपर हो, दोनों क्या होंगे, रेड कन्वर्ट हो जाएंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो लिटमस होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं, है ना। और जो लिटमस पेपर कैसे बनता है, जस्ट आप उसमें पेपर डाल दो तो वो क्या बन गया, लिटमस पेपर बन गया। ठीक है ना। तो अगर वो ब्लू लिटमस पेपर है तो अगर आप उसको एसिड में डालोगे तो वो क्या शो करेंगे, रेड शो करेंगे। ठीक है ना, क्लियर आप सभी को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ, जो कि क्या बोल रहा है, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। इसका मतलब है एसिड्स का जो नेचर होता है वो कोरोसिव होता है। ठीक है, कोरोसिव होता है, इसका मतलब क्या है कि अब आप कोई भी मेटल्स को एसिड के साथ अगर आप रिएक्ट करवा देते हो, मतलब अगर कोई भी मेटल्स में अगर आप एसिड अगर डाल दोगे ना, तो वो मेटल्स में जंग लग जाएंगे। ठीक है ना, रस्ट लग जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो कोरोसिव इन नेचर्स होता है एसिड। ठीक है ना, ये बात क्लियर है आप लोगों को इतना। तो ये 5 प्रॉपर्टी, 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो। आई होप आप लोग को ये पांचों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। ठीक है, अब हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो पहला केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। अब जब हम लोग एसिड्स को मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है ना, जब हम लोग एसिड्स को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, तो देखिए जब भी हम लोग एसिड्स को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस क्या होंगे, रिलीज होंगे। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, मेटल मान लेते हैं, कोई एक मेटल आप लोग बताओ, चलो तो Na। ठीक है, Na क्या है, एक मेटल है। सोडियम, Na मतलब क्या, सोडियम। तो जब सोडियम को हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, अब एसिड जैसे हम ले लेते HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
ठीक है ना। तो जब भी हम लोग मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फॉर्मेशन किसका होगा, सॉल्ट का, मतलब ये Na और Cl आपस में जाके एक कंपाउंड फॉर्म कर देगा जिसको हम लोग बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो एक सॉल्ट होता है ये, और साथ ही में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ, गैस का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करवाता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस का ही इवोल्यूशन होता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे टेस्ट भी करेंगे कि हाइड्रोजन गैस होता है ना, पक्का हाइड्रोजन ही गैस होता है ना, तो हम लोग उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। और कोई एग्जांपल आप लोग बताओ, तो जैसे मान लेते हैं Zn, ठीक है। तो जब हम लोग Zn को क्या बोलते हैं, जिंक, तो जब जिंक रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, तो जिंक सेम Cl के साथ फॉर्म कर जाएगा क्या, ZnCl2 प्लस H2 गैस। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे NaCl हुआ, यहाँ पे ZnCl2 कैसे हुआ, तो आप लोगों ने क्लास 9 में तो पढ़ा ही होगा केमिकल फॉर्मूला बनाना, ठीक है, कैसे बनाते हैं उसके वैलेंसी के अनुसार। तो Zn का वैलेंसी 2 होता है और Cl का वैलेंसी 1 होता है, तो इसके वैलेंसी Zn पास चल जाते हैं और Zn के वैलेंसी Cl के पास चल जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। क्लियर आप सभी को, ये दो एग्जाम्पल। अब आप लोग बोलोगे कि क्या HCl ही होता है क्या एसिड, नहीं, एसिड बहुत होते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो क्या ले लें, चलिए मैग्नीशियम ले लेते हैं, ठीक है, ये भी तो एक मेटल है। तो मैग्नीशियम को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, चलिए इस बार H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जब भी हम लोग मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, हम लोग को Mg रिएक्ट कर जाएगा SO4 के साथ, तो MgSO4। अब देखो SO4 का वैलेंसी 2 होता है और Mg का भी वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है। तो ये दोनों के वैलेंसी के हम लोग बहुत ही लोएस्ट रेशियो यूज करते हैं, तो दोनों के 1 आ जाते हैं, तो इसलिए MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस का इवोल्यूशन हुआ। क्लियर है आप सभी को। तो जब मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये कैसे पता करें कि ये हाइड्रोजन गैस ही है ना, H2 गैस ही रिलीज करेगा। तो हम लोग देखते हैं टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या देखेंगे कि अब जब भी आप रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, तो अब जो भी एसिड और मेटल्स का रिएक्शन हो रहा है तो उसमें से गैस निकल रहा है। अब आपको पता नहीं है वो कौन सा गैस है, तो कैसे उसको टेस्ट किया जाए, तो एक जलता हुआ कैंडल, एक बर्निंग कैंडल आप जस्ट उस रिएक्शन की तरफ लेके जाओ, ठीक है, जिस टेस्ट ट्यूब में या किसी में भी आप रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है। और अगर वो गैस निकल रहा है और जब वो गैस पास करेगा वो बर्निंग कैंडल से, तो आप लोगों को एक पॉप साउंड सुनाई देगा, ठीक है। कैसे, जैसे आप मक्का, ठीक है, अब जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉर्न बोलते हैं, ठीक है, जब आप उसको पका रहे होते हो तो कैसे आवाज करता है, पट पट पॉप साउंड, ठीक है। तो उस तरह से ही क्या होगा, आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगा। तो अगर आपको वो पॉप साउंड सुनाई देता है तो आप कंफर्म कर जाओगे कि वो क्या है, वो हाइड्रोजन गैस है। समझ में आया। अगर पॉप साउंड आप लोग को क्लियरली सुनाई दे देता है जब भी आप टेस्ट करोगे, किससे, ब्रिंगिंग लाइटेड कैंडल नियर इट, जब आप जलता हुआ कैंडल उसके सामने लाओगे और आपको अगर पॉप साउंड का आवाज आ रहा है तो आप कंफर्म कर सकते हो कि वो कौन से गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है। क्लियर आप सभी को। तो ये है पहला केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब जब भी आप मेटल्स कार्बोनेट को रिएक्ट करवाओगे एसिड के साथ, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप जब रिएक्ट करवाओगे एसिड के साथ, तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। सॉल्ट तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है, लेकिन साथ ही में क्या आपको फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। चाहे वो आप रिएक्ट करवाओ मेटल कार्बोनेट के साथ या चाहे आप रिएक्ट कराओ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है। जैसे अगर हम मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हैं तो आप मेटल कार्बोनेट कोई भी बोल लो, ठीक है। जैसे आप मेटल कार्बोनेट बोल लेते CO3, है ना, Ca क्या है, कैल्शियम, और ये क्या है, कार्बोनेट, तो उसका पूरा नाम क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या है, मेटल कार्बोनेट है, ठीक है। आप जब इसको रिएक्ट कराओगे एसिड के साथ, आप एसिड में आप बोलो कौन सा एसिड, तो चलिए HCl लेते हैं, ठीक है। जब आप HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, किस चीज का फॉर्मेशन होगा। हाँ, और बच्चों एक बात याद रखना कि
जो भी रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स हम लोगों ने देखा था, तो आप लोगों को जितने भी इक्वेशन लिखने हैं वो सब आप लोग बैलेंस करके लिखोगे, ठीक है ना, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अभी जो भी मैंने पीछे लिखवाया था आप लोगों को, जितने भी रिएक्शंस, वो आप लोग खुद ब खुद बैलेंस कर लेना, ठीक है। अगर आप लोगों को बैलेंस करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है जहां पे मैंने आप लोगों को सिखाया है कि कैसे बैलेंस करते हैं, आप वहां पे भी जाके उस चीज को देख सकते हो, ठीक है ना। तो जब CaCO3 रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, पहले तो सॉल्ट बनेगा, मतलब CaCl2, ये सॉल्ट बना दिया, कैल्शियम क्लोराइड, और प्लस ये दोनों निकलेगा, आंख बंद करके आप लोग लिख दो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का फॉर्मेशन होगा ही होगा। तो अगर आप इसको बैलेंस करते हो, चलिए मैं आपको यहाँ बैलेंस वापस से बता देता हूँ। बैलेंस करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पे एक Ca है, सॉरी यहाँ पे कितना Ca, एक Ca है, यहाँ भी एक Ca है, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl1 है, तो आगे में आप 2 लगा दो तो यहाँ पे 2 Cl हो गया, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, चलिए ये भी बैलेंस है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, ठीक है, ये भी बैलेंस है। यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है। चलो, मतलब जितने एलिमेंट इस तरफ है, जितने भी एलिमेंट इस तरफ है, उतने ही एलिमेंट उस तरफ भी होने चाहिए, मतलब उनके एटम्स, ठीक है ना। चलिए क्लियर है आप सभी को। और एक एग्जांपल लेते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे Na क्या हो गया, सोडियम, Na क्या हो गया, सोडियम, और हाइड्रोजन तो NaHCO3, ये क्या हो गया, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। अब जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे एसिड के साथ, तो HCl के साथ जब हम लोग इसको रिएक्ट करवाते हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, तो देखो Na जाके Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, अपने आयंस को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज कर लेंगे वो, ठीक है, मतलब लूज करेंगे, गेन करेंगे। आयोनिक कंपाउंड में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। Na प्लस Cl क्या बना दिया, NaCl हो गया। और क्या, जब सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया तो ये दो चीज तो निकलेगा ही निकलेगा, तो इसको तो आप लोग आंख बंद करके इजीली आसानी से लिख लो, ठीक है। तो देखो, जब भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट किया एसिड के साथ तो क्या फॉर्म किया, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो। अगर हम इसको बैलेंस किया जाए तो कैसे करेंगे, यहाँ भी Na, यहाँ भी Na बैलेंस है, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl बैलेंस है, यहाँ पे एक H और यहाँ पे 2H, तो यहाँ भी 2H है, ठीक है, यहाँ एक कार्बन, मतलब बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है ना। दोनों तरफ के एटम्स इक्वल है हर एलिमेंट के, ठीक है। तो चलिए ये बैलेंस हो गया। तो ये क्या हो गया, रिएक्शंस हो गए, ठीक है, कि जब हम लोग मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, एसिड के साथ, तो सॉल्ट का तो फॉर्मेशन होगा ही, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का भी फॉर्मेशन होगा। क्लियर आप सभी को, ये एक दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, अच्छे से देख लो, अच्छे से लिख लो। तो अब बात आता है कि चलिए पिछला वाला रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन गैस निकला और हम लोगों ने उसका टेस्ट देखा, ठीक है, कि कैसे हाइड्रोजन गैस हम लोग को निकला, हम लोग को पता कैसे चला कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो वैसे ही हम लोग को इस रिएक्शन में कैसे पता चलेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ही वो गैस निकल रहा है, इसमें हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकल रहा, कैसे पता करेगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या है ना कि जब भी CO2 को आप लाइम वाटर के साथ पास कराओगे, ठीक है, तो अगर वो लाइम वाटर को, ठीक है, अगर वो लाइम वाटर को कन्वर्ट कर देता है मिल्की कलर में, ठीक है, मिल्की मतलब मिल्क का कलर जैसा होता है ना, सफेद दूध का जैसा कलर होता है, ठीक है, तो अगर जो लाइम वाटर होता है अगर वो कन्वर्ट हो जाता है मिल्की कलर में, ठीक है, तो मतलब मिल्क जैसा दिखने लगता है, तो आप उसको कंफर्म कर सकते हो कि जो गैस इवॉल्व हो रहा है वो क्या हो रहा है, CO2 हो रहा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की व्हेन पासेस थ्रू इट, मतलब जब CO2 लाइम वाटर से पास होगा ना तो क्या होगा, वो उस लाइम वाटर को मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, उसको वो मिल्की में कन्वर्ट कर देगा। आप लोगों को पता होगा मिल्क का कलर। तो द गैस इवॉल्व बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्लियर आप सभी को, वो क्या कर देगा, लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देगा। तो इससे आप कंफर्म कर सकते हो कि वो जो मेरा मेटल कार्बोनेट है वो क्या है, सॉरी वो जो गैस है, ठीक है, वो जो गैस का इवोल्यूशन हुआ वो गैस कौन सा है, CO2 का गैस है, ठीक है, CO2 गैस है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। क्लियर आप सभी को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं
नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स ऑक्साइड। तो चलिए, तो मेटल ऑक्साइड को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, तो वो फॉर्मेशन होगा सॉल्ट प्लस वाटर का। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट प्लस वाटर का। क्यों फॉर्म हुआ सॉल्ट प्लस वाटर, तो आप लोग जान लो कि जो मेटल ऑक्साइड्स होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है ये, बेसिक इन नेचर। वो नेचर में क्या होता है, बेसिक होता है। तो जब आप लोग को पता होना चाहिए कि जब बेस और एसिड रिएक्ट करवाता है ना तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग इसके बारे में, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं कि जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करवाता है एसिड के साथ, तो मेटल ऑक्साइड कोई भी हो गया। अच्छा, पहला बात तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता है तो वो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आप लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ोगे ये चीज। ठीक है, चलिए तो अब क्या होता है कि जब भी हम लोग मेटल ऑक्साइड, ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड क्या हो गया, जैसे Na मेटल हो गया। ठीक है, तो Na2O ये क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड्स हो गया। अब सेम हम इसको NaO नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि O के वैलेंसी 2 होते हैं, तो इसके वैलेंसी Na पास चल गए और Na का वैलेंसी 1 होता है, इसका वैलेंसी O के पास चला गया, तो ये Na2O ये क्या हो गया, एक मेटल ऑक्साइड। जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे एसिड के साथ तो एसिड जैसे HCl हो गया। ठीक है, तो जब हम ये दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो सॉल्ट क्या, ये जो Na है वो Cl के साथ रिएक्ट करवा जाएगा तो क्या बना देगा, NaCl, और प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, मतलब H2O का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, किसका फॉर्मेशन होगा, H2O का फॉर्मेशन होगा। चलिए क्लियर है। तो जब सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो सोडियम क्लोराइड और प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 Na है तो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 Cl हो गया तो यहाँ पे 2 लगा दो और वहाँ पे 2 H है, बैलेंस हो गया। ठीक है ना, और कोई बोलो, चलो एक और लेते हैं हम लोग, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी क्या है, मेटल ऑक्साइड है। जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं, चलिए HCl के साथ, तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, तो MgCl है ना, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ और साथ में वाटर निकला। ठीक है, साथ में क्या निकला, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, वाटर मतलब फॉर्मेशन ऑफ वाटर निकला। ठीक है, क्लियर है। ये भी केमिकल रिएक्शन आप लोगों को क्लियर है, कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा, कैसे कैसे हम ये रिएक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, किन्हीं को समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो समझ जाओ। चलिए अब एक और एग्जांपल लिखते हैं जहां पे हम लोग एसिड लेंगे, H2SO4 लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखे, चलिए जिंक ऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, ZnO जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये जब रिएक्ट करवाएगा H2SO4 के साथ तब क्या होगा, उससे पहले ऊपर वाले को बैलेंस कर देते हैं। Cl 2 है, आगे में 2 लगा दिए, चलिए बैलेंस हो गया, हटाइए। अब हम लोग बात करते हैं ZnO जिंक ऑक्साइड को। जब हम लोग H2SO4 जो कि एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, तो देखो ZnSO4 के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो ZnSO4 और प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये सब क्या है, ये जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सारे सॉल्ट है। ठीक है ना, और फॉर्मेशन किस चीज का हो रहा है, वाटर का, सॉल्ट प्लस वाटर, याद रखना। ठीक है, ये बेसिक्स इन नेचर होता है। तो जब भी बेसिड एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, और इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बच्चों, चलिए आई होप आप लोग क्लियर है ये सारे चीज। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, जो कि लास्ट है। ठीक है, जो कि इस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। तो अभी जो मैंने इससे पहले रिएक्शन देखा था वो सेम टू सेम रिएक्शन था, लेकिन वहां पे मेटल ऑक्साइड से यहाँ पे प्रॉपर बेस होंगे। ठीक है ना, तो जब भी हम लोग, अब बेसिस क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो जब भी हम लोग एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, ये बात आप लोग जान लो। ठीक है ना, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब जैसे मान लेते हैं एसिड्स, कोई भी एसिड्स ले लो, तो जैसे हम ले लिए HCl, ये एसिड है ना, जब HCl को रिएक्ट करवाएंगे बेस के साथ, अब बेस आप कुछ भी ले लो, जैसे हम ले लिए NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या एक बेस है। आगे सीखेंगे हम लोग हर एक चीज। ठीक है,
तो जब भी हम लोग एसिड्स को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फॉर्मेशन क्या होगा, सॉल्ट का। तो इसका मतलब यहाँ पे जो Cl और Na का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड और प्लस वाटर H2O हो गया ना, समझ में आया। और एसिड्स लेते जैसे, चलिए HCl को रिएक्ट करवाते बेस के साथ, ठीक है। और कौन सा बेस ले, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, MgOH2। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी क्या है, बेस है, ठीक है। तो जब भी हम लोग इसको रिएक्ट करवाएंगे तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, तो MgCl फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बहुत सारे बेसिस होते हैं, ठीक है। चलिए एक और बेस लेते हैं, जैसे इस बार H2SO4 लेते हैं, ठीक है। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करवाएगा पोटेशियम ऑक्साइड के साथ, ठीक है, KOH, तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, तो K2SO4, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ और साथ में H2O वाटर भी निकला, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे K2 है, यहाँ पे K1 है, तो आगे में 2 लगा दिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, तो आगे में 2 लगा दिए, 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 4, चलिए बैलेंस हो गया ना। तो ये हुआ एसिड और बेस का रिएक्शन, और ये रिएक्शन के बाद हम लोग को क्या मिला, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। क्लियर आप सभी को। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए जब एसिड और बेस रिएक्ट करवाता है और सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है तो इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहाँ पे Z भी हो सकता है, यहाँ पे S भी हो सकता है, ठीक है ना। तो द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। क्लियर आप सभी को, एक बार अच्छे से देख लो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि बेसिस क्या होता है फाइनली। अब हम लोग बेसिस, बहुत सारे बेसिस देखे तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं कि बेसिस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोग एसिड में क्या देखे थे कि जो एसिड होता है वो क्या होता है, सोर इन टेस्ट होता है, वैसे जो बेसिस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं, बिटर टेस्ट। बिटर मतलब कड़वा, ठीक है, कड़वा लगते हैं हम लोग को, समझ में आया। फिर हम लोग इसके बारे में और अच्छे से इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, और जितने भी बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। एसिड में हम लोगों ने क्या देखा था कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कन्वर्ट कर रहा था, और बेसिस क्या होंगे, वो रेड को ब्लू कन्वर्ट करेंगे, जिससे आप इजीली पता कर सको कि वो जो बेस है वो क्या है, मतलब वो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, बेस होगा। समझ में आया ना। अब बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगर आप बात करो किसके, बेसिस के, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, कि जो भी बेसिस होते हैं ना, दरअसल वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा न्यूट्रलाइजेशन को, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अभी हम लोग ने देखा कि बेसिस क्या कर रहे थे, एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे रहे थे, मतलब एसिड को काट दे रहे थे, और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक। A basis which is soluble in water is called an alkali। अब देखिए बेसिस तो बहुत सारे होते हैं, कुछ बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं और कुछ बेसिस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन बेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं, ठीक है ना। फिर से बता रहे, सुनिए ध्यान से, जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। और इस पूरे चैप्टर में हम लोग उन्हीं बेसिस के बारे में बात करेंगे जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, अल्कली। बहुत ही 2-3 ऐसे बेसिस है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, बाकी सारे बेसिस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे आप घर में साबुन यूज करते हो, सोप यूज करते हो, डिटर्जेंट यूज करते हो, दोनों में क्या होता है, बेस होता है। समझ में आया। तो बेस में अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में जाएंगे तो बेसिस को और डिटेल में पढ़ेंगे कि वो सॉपी इन टच भी होता है, मतलब जब आप उसको छुओगे ना तो जस्ट आपको एकदम शॉपी फील होगा, सॉफ्ट फील होता है, ठीक है। जैसा साबुन आपको शॉप छूने से फील होता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये चारों पॉइंट क्लियर है आप सभी को। अब हम लोग जो बेसिस के ना एक्चुअल जो डेफिनेशन होता है, एक्चुअल जो आप लोग को एग्जाम में लिख के आना है ना, वो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम लोगों ने एसिड में देखा था कि एसिड क्या था, जब भी हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते थे तो वो H+ आयंस रिलीज करते थे। वैसे ही जब हम लोग बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना
तो वो OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करेंगे, मतलब क्या, हाइड्रोक्साइड्स आयन प्रोड्यूस करेंगे। वहां पे क्या था, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होगा। समझ में आया? तो हम लोग उस चीज को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। जब भी हम उसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेस। जैसे मान लेते हैं कि एक बेस है, तो अब जैसे हम NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या है, बेस है। तो बेस को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Na+, ठीक है, जो कि सोडियम आयंस होगा, और साथ में OH माइनस, मतलब ये यहाँ पे आप लोग देखो किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, ये OH माइनस, मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस का फॉर्मेशन हुआ। तो इसका मतलब जब भी ये चीज फॉर्म हो तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है, मेरा बेस है, ये क्या है, मेरा बेस है। सेम अगर आप देखो KOH को, ठीक है, KO अगर आप H को देखोगे तो क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको भी सेम आप वाटर में डिसॉल्व करोगे ना, तो ये भी क्या होगा, K+ आयंस रिलीज करेगा, ठीक है, और साथ में OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करेगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, बेस है। क्यों बेस है, क्योंकि बेस क्या होता है ना, हाइड्रोक्साइड आयंस क्या करते, रिलीज करते जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मतलब वाटर में इसको हम लोग डिसॉल्व करवा देते हैं। ठीक है ना, क्लियर है आप सभी को? तो अब ये जो बेसिस होते हैं ना, ये दरअसल एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने उधर भी देखा था, एसिड भी दो तरह के होते थे, ठीक है, एक होते थे वीक एसिड, एक होते थे स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसे ही बेसिस भी क्या होते हैं, एक होते स्ट्रॉन्ग और एक होते वीक। तो हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, ठीक है। तो हम आप लोग को ये चीज़ ना एसिड से कंपेयर करके बताएंगे ताकि आप लोग को इजीली अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो बेसिस क्या होते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं वाटर में, क्या होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा मात्रा में OH माइनस आयंस रिलीज करते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, OH माइनस आयंस रिलीज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोगों ने एसिड में क्या देखा था कि वो H+ आयंस रिलीज कर रहा, लेकिन जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व किए, ठीक है, और वो मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में, मतलब पूरा का पूरा H+ आयंस हम लोग को रिलीज मिल गया, ठीक है, रिलीज हो गया, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता था। और वही काम यहाँ पे बेस में होगा। जब बेस बहुत ही ज्यादा अमाउंट में OH माइनस आयंस रिलीज करता है, तो उस बेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे, या फिर हम लोग स्ट्रॉन्ग अल्कली बोलेंगे, ठीक है ना। अल्कली क्यों बोले, क्योंकि ये बेस सारे क्या है, वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। जैसे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है ना। तो वीक बेस क्या होगा, सीधे से बात है, जो पार्शियली आयोनाइज हो, मतलब जो पूरी तरह से अच्छे से आयोनाइज ना हो पाए, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, वीक बेस बोलेंगे। जो पार्शियली आयोनाइज हो जाए वाटर, मतलब जितने अमाउंट में इन्होंने जितने अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस जब भी हम लोग डिसॉल्व किए थे वाटर में, जितना इसमें आयंस हम लोग का रिलीज हुआ था, उतना ही अगर इसमें आयंस रिलीज नहीं होता है, समझ में आया, मतलब स्मॉल अमाउंट में अगर हाइड्रोक्साइड आयंस हम लोग को मिल रहा है, तो वो बेसिस क्या कहलाएंगे, वो बेसिस वीक बेसिस कहलाते हैं, या फिर हम लोग वीक अल्कलीज कहलाते हैं, ठीक है। जैसे NH4OH, ठीक है, NH4 ये नीचे होगा, NH4OH मतलब अमोनियम ऑक्साइड, सॉरी हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, ये सब वीक बेसेस है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से, समझ में आया। तो स्ट्रॉन्ग बेसेस क्या होते हैं, जो वाटर में पूरी तरह से आयोनाइज हो जाए और हम लोग को OH माइनस आयंस रिलीज करे, वो भी लार्ज अमाउंट में, उस बेसिस को हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस। और जो पार्शियली आयोनाइज हो जाए और लार्ज अमाउंट में हम लोग को OH माइनस आयंस प्रोड्यूस ना करवाए, स्मॉल अमाउंट में करवाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक बेसिस बोलेंगे, ठीक है ना। समझ में आप सभी को? सेम एसिड की तरह भी है, वहां पे H+ आयंस के साथ हम लोग खेल रहे थे। अगर ज्यादा H+ आयंस रिलीज कर रहा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और बहुत ही कम H+ आयंस रिलीज कर रहा तो वो वीक एसिड हो जाता है, ठीक है। क्लियर आप सभी को? तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करें ज्यादा मात्रा में अपने दोस्तों के साथ। तो फिर बच्चों हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं।
बुक रीड करिए और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे, इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो फिर बच्चों ध्यान रखिए, टेक केयर।